अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फिशेस के अंदर वाटर और साल्ट को किस तरह बैलेंस किया जाता है। तो बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन टर्म को अगर हम डिस्क्राइब करें तो व्हाट इज़ इट के मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन बॉडी इज कॉल्ड एज दी ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट बैलेंस को मेंटेन करने के प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। ठीक है ना। तो फिशेस जो होती हैं, तमाम एनिमल्स की तरह फिशेस जो होती हैं ना, उनको जो है उनके लिए ज़रूरी होता है कि ये प्रॉपर बैलेंस रखें इलेक्ट्रोलाइट्स का और वाटर्स का अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है ना। तो फिशेस इस तरह के इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, आयंस वगैरह को ना अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस रखें, वाटर को अपनी जो है बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर बैलेंस रखे। ठीक है ना। तो इस बैलेंसिंग के लिए फिशेस ने खुद में क्या डेवलप की हुई है, किडनीज डेवलप की हुई हैं टू मेंटेन दीज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन दी बॉडी इन देयर टिश्यूज। दे पोसेस किडनीज। ठीक है, इनके पास किडनीज होती हैं। तो फिशेस जो होती हैं इनके पास जो किडनीज होती हैं ये दो तरह की होती हैं, एक मीजोनेफ्रिक किडनी और एक होती है प्रोनेफ्रिक किडनी। तो बेसिकली जो प्रोनेफ्रिक किडनी है ना, ये फिशेस की लार्वा स्टेज में देखने को मिलती है, या फिर ये वाली किडनी जो होती है ये फिशेस की प्रिमिटिव जो फिशेस होती हैं उनमें देखने को मिलती है। ठीक है ना। काफ़ी जो प्रिमिटिव फिशेस होंगी उनमें ये प्रोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलेगी, या फिर लार्वल जो फिशेस होंगी उनमें ये प्रोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है। ठीक है ना। क्लियर। तो ये मोस्टली लार्वल स्टेजेस में देखने को मिलती हैं वर्टिब्रेट्स के। तो दूसरी किडनी है हमारे पास एडवांस टाइप की किडनी, दैट इज़ मीजोनेफ्रिक किडनी। ठीक है ना। इसको मीजोनेफ्रोज भी कहा जाता है, इसको भी प्रोनेफ्रोज कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी मीजोनेफ्रोज। ठीक है, मीजोनेफ्रोज भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये जो सारी जो किडनीज हैं, इस तरह के तीन टाइप की किडनी होती है, एक प्रोनेफ्रिक किडनी होती है, ठीक है, एक मीजोनेफ्रिक होती है और एक मेटानेफ्रिक होती है। अगर हम बात करें ना मीजोनेफ्रिक किडनी, तो ये कहाँ पे होती है, ये मीजोनेफ्रिक किडनी ये डेवलप होती है मीजोडर्म से। ठीक है ना, फिशेस में। ठीक है ना, फिशेस में ये किडनी जो होती है डेवलप होती है फ्रॉम मीजोडर्म। पता है ना, मोस्टली जो है वो तीन डर्मस लेयर होती हैं, एक्टोडर्म सबसे ऊपर वाली, मीजोडर्म दरमियान वाली, फिर एंडोडर्म सबसे नीचे वाली। ठीक है ना, अंदर वाली। तो ये जो है दरमियान वाली यानी कि इंटरमीडिएट जो है वो लेयर होती है। ठीक है ना, जर्म लेयर, उसमें से ये डेवलप होती है मीजोनेफ्रिक किडनी। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या करती है, ये प्रोनेफ्रॉन्स डीजनरेट कर जाते हैं जैसे ही लार्वल से अडल्ट की तरफ फिशेस जाती हैं, तो प्रोनेफ्रिक किडनी डीजनरेट कर जाती है और मीजोनेफ्रिक किडनी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो इसके पास क्या होते हैं, इसके पास नेफ्रॉन्स होते हैं, जिन्होंने नेक्स्ट जो है वो जो नेफ्रॉन्स ने नेक्स्ट जो है वो डक्ट के अंदर ओपन होना होता है और यहाँ से चीज़ों को रिमूव करवाना होता है। ठीक है ना। तो जो ये मीजोनेफ्रिक किडनी होती है बेसिकली ये मिलके बनी होती है ग्लोमेरुलाई और ट्यूब्यूल्स की। इट इज़ मेड अप ऑफ दी ग्लोमेरुलाई प्लस टिब्यूल्स। ठीक है, टिब्यूल्स दोनों मिलके। अब ये टिब्यूल्स ग्लोमेरुलाई ने कलेक्ट करना है वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी से, उसने उसको ओपन कर देना है इस टिब्यूल के अंदर, उसको एम्प्टी कर देना है। उस टिब्यूल ने जो है वो नेक्स्ट एक डक्ट है जिसको कहा जाता है वुल्फियन डक्ट फिशेस के अंदर, उसने इसको नेक्स्ट जो है ट्रांसफ़र कर देना है वेस्ट को वुल्फियन डक्ट के अंदर। ठीक है, वुल्फियन डक्ट ने नेक्स्ट जो है ये इसको ले जाना है वेस्ट को क्लोका में। ठीक है, तो क्लोका के अंदर ले जाना है, फिर क्लोका से नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र जो बॉडी से बाहर वेस्ट को एम्प्टी कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर वेस्ट को निकाल दिया जाता है। इसलिए जो है ना क्लोका जो होता है ना ये देखने को मिलता है शार्क्स में, रेस, स्केट्स,
इन सब में ये क्लोका देखने को मिलता है स्ट्रक्चर। और वो फिशीज़ बेसिकली क्लोका एक होता है कि इनमें ये एक कॉमन चैम्बर होता है जहाँ पे डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव जो है वो स्ट्रक्चर्स मतलब रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है, ठीक है ना। इट इज़ ए शेयर्ड ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव मटीरियल, ठीक है ना, जो बॉडी से बाहर निकालनी जाती है, फॉर यूरिनरी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, इस क्लोका को यूज़ किया जाता है। शेयर्ड ओपनिंग है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि एग और स्पर्म को बॉडी से बाहर जो है वो निकालने के लिए इस क्लोका ओपनिंग को यूज़ किया जाता है। एक शेयर्ड ओपनिंग है। तो उसके अलावा जो अगर हम बात करें ना ओस्टिक थाइज मतलब कि बोनी फिशीज़ की, तो बोनी फिशीज़ के अंदर ये क्लोका नहीं प्रेजेंट होता है। तो बोनी फिशीज़ के अंदर वो चीज़ जिसने डाइजेस्टिव वेस्ट को बॉडी से बाहर लेके आना उसको एनस कहेंगे, ठीक है। वो चीज़ जिसने जो है वो यूरिन को बॉडी से बाहर ट्रांसफ़र करवाना है इसको हम कहेंगे यूरिनरी पोर, ठीक है, यूरिनरी पोर इसको कहा जाता है, ठीक है। और वो चीज़ जिसने स्पर्म और एग को बॉडी से बाहर ट्रांसफ़र करवा देना उसको जेनिटल पोर कहा जाता है। क्लियर। तो इसमें आती हैं रहू है, सालमन है, गोल्ड फिश है, टूना वगैरह है। इन सब में क्या होती है, इसमें इन सब में क्लोका नहीं प्रेजेंट होती बल्कि ये एनस, यूरिनरी पोर और जेनिटल पोर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो बात कहाँ की थी और कहाँ तक हम ले गए हैं, अब हम बात करते हैं इनके अंदर नेफ्रॉन्स की। अच्छा, जो इनकी किडनी की लोकेशन की अगर हम बात करें तो इनकी किडनी कहाँ पे होती है, बॉडी की मिड लाइन पे। इट इज़ प्रेजेंट इन दी मिड लाइन ऑफ बॉडी की मिड लाइन में इनकी किडनी प्रेजेंट होती है। क्लियर। और जो ये मिड लाइन होती है ना बॉडी की, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डोर्सल टू पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो बॉडी कैविटी को लाइन करती है। तो इसके डोर्सल, इसके ऊपर वाले हिस्से पे वो मेम्ब्रेन जो बॉडी कैविटी को लाइन करती है ना, उसके ऊपर वाले हिस्से में जो मिड लाइन होती है वहाँ पे किडनीज प्रेजेंट होती हैं फिशीज़ की, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ना इनके अंदर नेफ्रॉन्स की, तो बाकी तमाम वर्टिब्रेट्स की तरह इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो नेफ्रॉन ही होता है, ठीक है ना। लाइक आर अदर वर्टिब्रेट्स दे आल्सो पोसेस नेफ्रॉन एज देयर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना फंक्शन की, तो नेफ्रॉन ने फिल्टर करना होता है ब्लड बॉर्न नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। तो कौन सी चीज़ ये फिल्टर करता है, ब्लड बॉर्न मतलब कि खून में पैदा होने वाले जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ठीक है, उसको इसने फ़िल्टर आउट करना होता है खून से, ठीक है। उसके अलावा खून में पैदा होने वाले कुछ आयंस, वहाँ पे मौजूद वाटर, ठीक है, और सीवरल कंपाउंड्स, इसने इनको फ़िल्टर करना होता है। किसके ज़रिए फ़िल्टर करना होता है, थ्रू ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। इसने इन चीज़ों को फ़िल्टर आउट करना होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से। इन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसको ग्लोमेरुलस का नाम दिया जाता है। तो इसने उसको क्या करना होता है, फिल्टर इन ब्लड बॉर्न सब्सटेंसेस को ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज क्या करेगा, फिल्टर करेगा, ठीक है, फिल्टर करता है। इसको फिल्टर करने के बाद ये जो सब्सटेंस निकलता है फिल्टर करने के बाद उसको नाम दिया जाता है फिल्ट्रेट, ठीक है। जो सब्सटेंस बनता है कम्बिनेशन ऑफ दीज ब्लड बॉर्न नाइट्रोजीनियस वेस्ट आयंस वाटर कंपाउंड, ठीक है, जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इनको फिल्टर करती है, इनको इसको इस कंपोजिशन को कहा जाता है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को फिर दोबारा पास आउट करवाया जाता है थ्रू ट्यूब्यूलर सिस्टम से, ठीक है। ट्यूब्यूलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो है एसेंशियल कंपोनेंट्स को रीअब्जॉर्ब दोबारा कर लेना है ब्लड में, ठीक है। ट्यूब्यूलर सिस्टम के इर्द गिर्द कैपिलरीज होंगी, वहाँ पे जो है इस फिल्ट्रेट में से एसेंशियल कंपाउंड्स को रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। और जो बचा कुचा जो होता है कंपाउंड, बिल्कुल ही वेस्ट कंपाउंड जो बच जाएगा इस फिल्ट्रेट में, तो उसको नेक्स्ट जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा
निकाल दिया जाता है। तो एक्सक्रीट करवाने के लिए अगर तो है ये नॉर्मल फिशेस, उसमें जिस तरह के शार्क्स, रेज, केट्स वगैरह, उसमें क्लोका को के ज़रिए एक्सक्रीशन होनी है इस वेस्ट की। और तो अगर लेकिन अगर ओस्टिक थाइस यानी कि बोनी फिशेस हैं तो उसमें जो है वो ये एक्सक्रीशन होनी है किसके ज़रिए, जो हमारे पास पोर के ज़रिए, ठीक है ना। एक पोर होता है बॉडी में जिसको हम कहते हैं यूरिनरी पोर, इसको नाम दिया जाता है, उसके ज़रिए इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट यानी कि फ्रेश वाटर, मेरीन इन्वायरमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में किस तरह जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन करवाई जाती है, रेगुलेशन करवाई जाती है साल्ट्स की और वाटर बैलेंस की, ठीक है ना। तो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसमें बहुत लो क्वांटिटी में डिज़ोल्व साल्ट प्रेजेंट होते हैं। डिज़ोल्व साल्ट या फिर आयंस की बहुत लो क्वांटिटी होती है, ऑलमोस्ट 0.03 टू 0.3% यहाँ पे साल्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो अगर इनमें इस फ्रेश वाटर में इनफ साल्ट भी प्रेजेंट है ना, कि आप कहोगे कि ये फ्रेश वाटर में बहुत ज़्यादा साल्ट प्रेजेंट है, तो इनफ जो साल्ट की यहाँ इसमें अमाउंट 1% होगी, ठीक है ना। और फ्रेश वाटर में ये वाली साल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो वाटर के जो है वो डिफरेंट लेवल्स होते हैं साल्ट कंसनट्रेशन की बेस पे। जिस तरह साल्ट कंसनट्रेशन चेंज होता रहता है, वाटर के लेवल भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो वाटर के जो ऑस्मोटिक अपटेक होता है ना वाटर का, ठीक है ना, वो जो है वो ऑस्मोटिक अपटेक वाटर के लिए गिल्स को, माउथ को और इंटेस्टाइनल सर्फस को फिश यूज़ करती है, ठीक है ना, क्लियर। और यहाँ से जो है वो एसेंशियल आयंस वगैरह को ठीक है, तो आयंस वगैरह को यहाँ से एक्सक्रीट करवाना और डेफिकेशन करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ से आयंस को एक्सक्रीट करवाया जाता है या फिर यहाँ से आयन की डेफिकेशन करवाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट वो हाईलाइट करता है, नंबर ऑफ द आयंस एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी जो आयंस एक्सक्रीट करती है वो मस्ट इक्वल होने चाहिए टू द नंबर ऑफ द आयंस अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, उन आयंस के नंबर से जो बॉडी अब्जॉर्ब करती है। तो ऐसे आयन जो बॉडी एक्सक्रीट करती है और वो आयन जो बॉडी अब्जॉर्ब करती है, ये दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल ही इक्वल होनी चाहिए ताकि बॉडी जो है वो किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी फेस ना करे, क्लियर। तो यहाँ पे ना बेसिकली 2 पॉइंट है, ठीक है। तो एक पॉइंट है हमारे पास एक्सेसिव अपटेक जो है वो वाटर का, जो वाटर का एक्सेसिव अपटेक होता है ना बॉडी के अंदर, और एक्सेसिव आयन कंसंट्रेशन वो कंट्रोल करती है फिश, और उसको ये करनी ही पड़ती है। एक्सेसिव आयन कंसंट्रेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड, मस्ट ये कंट्रोल की जाती है फिश के ज़रिए, ठीक है ना। फिश इसको मस्ट भी जो है ज़रूर ही इसको कंट्रोल करती है एक्सेसिव आयन की कंसंट्रेशन को एक्यूमुलेट होने के लिए। दैट्स वाई क्या होता है कि आयन की जो परसेंटेज होती है ना फिश बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी सराउंडिंग, ठीक है। तो दैट्स वाई आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू सराउंडिंग के मुकाबले में, क्लियर। तो उसके अलावा क्या होता है कि साल्ट और आयंस जो होती है ना ये बॉडी को एक्सक्रीट ही करनी चाहिए और वाटर को बॉडी में इंटर ही करवाना चाहिए, इसीलिए तो बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। तो वाटर भी इसकी बॉडी के अंदर इसलिए ही इंटर होता है क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये क्या करती हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा रखती हैं क्योंकि बाहर तो आयन की कंसनट्रेशन कम है, ठीक है, बाहर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो अंदर आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करता रहता है, बिकॉज वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द लो वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो होती है ना फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर वाटर इंटर होता ही रहता है। दैट्स वाई कि पानी नहीं पीती हैं, ये ओनली जो है वो वाटर लेती हैं ड्यूरिंग फीडिंग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर नेफ्रॉन की। तो अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर जो नेफ्रॉन होता है ना उसके अंदर एक लार्ज ग्लोमेरुलस पोर्शन होता है और
नेफ्रॉन ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज पोसेस लार्ज ग्लोमेरुलस पोर्शन प्लस शॉर्ट ट्यूबुलर सिस्टम। ट्यूबुलर सिस्टम कौन सा? वो लॉप ऑफ हेनले वाला जो सिस्टम नहीं था होता, वही इसका ट्यूबुलर सिस्टम है, ठीक है ना, इसी को कहते हैं। तो ट्यूबुलर सिस्टम कौन सा है? वो लॉप ऑफ हेनले वाला। तो नेफ्रॉन्स जो होता है फ्रेश वाटर फिशेस का, उसके पास लार्ज ग्लोमेरुलस पोर्शन होता है और शॉर्ट ट्यूबुलर सिस्टम यानी कि लॉप ऑफ हेनले जो होता है इनका शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ आयन को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ देयर यूरिन, ताकि यूरिन को क्या किया जाए, डल्यूट किया जाए। पानी ज़्यादा होता है इनके यूरिन में, तो अब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब्जॉर्प्शन करवाई जाती है आयन की ड्यूरिंग यूरिन प्रोडक्शन, जब यूरिन प्रोड्यूस करवाया जाता है। यूरिन प्रोड्यूस यानी कि यूरिन प्रोडक्शन के दौरान जो है वो आयंस की बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करवाई जाती है, ताकि जो यूरिन है इनका यूरिन डाइल्यूट हो सके। तो ज़्यादा पानी ज़्यादा होता है और साल्ट डाइल्यूट का मतलब क्या है? डाइल्यूशन का कि इसमें पानी ज़्यादा होता है और साल्ट बहुत कम होता है या फिर ना होने के बराबर होता है। और ये केस कितना है? फ्रेश वाटर फिशेस का, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट जो है वो अब्जॉर्ब करवा के पानी वाला यूरिन जो है बॉडी से निकाला जाता है, ताकि पानी बॉडी से जो है वो साल्ट बाहर ज़ाया ना करवाया जा सके। यूरिन के ज़रिए साल्ट को बॉडी के अंदर ही रखा जा सके, क्योंकि अगर बॉडी से साल्ट बाहर निकल जाता है तो बॉडी के अंदर साल्ट की कमी हो रहेगी, साल्ट की कमी हो रहेगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं मेंटेन रहेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं मेंटेन रहेगा तो बॉडी के अंदर पानी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन फिशेस। अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन फिशेस, ठीक है। तो मैरीन जो फिशेस होती हैं ये इनके अंदर ये ऑपोजिट प्रॉब्लम होता है एज़ कम्पेयर टू दी फ्रेश वाटर स्पीशीज़, ठीक है। तो इनके इन्वायरमेंट के अंदर 3.5% आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके इन्वायरमेंट में 3.5% आयंस होंगे और इनके जो टिश्यूज़ होंगे, ठीक है, एक तो इनके ये आयंस कहाँ पे, इनके इन्वायरमेंट में, ठीक है, और इनके जो पास होंगे वो टिश्यूज़ के पास 0.65% आयंस होंगे, ठीक है ना। तो वाटर इनकी बॉडी के अंदर मूव करना शुरू हो जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस और वाटर जो है वो अब्जॉर्ब कर रही होती है आउटसाइड से, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। तो कंपनसेट करने के लिए इस सिचुएशन को मेरीन फिश जो होती है क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती है। तो बाहर साल्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, क्लियर, साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी जो है वो बाहर की तरफ जाना शुरू कर देता है, क्योंकि बाहर साल्ट ज़्यादा है, अंदर साल्ट कम है, पानी हमेशा ज़्यादा साल्ट की तरफ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इस सिचुएशन को कंपनसेट करने के लिए ये ड्रिंक करती हैं वाटर, दे ड्रिंक वाटर टू कंपनसेट दिस सिचुएशन। इसका सिचुएशन को कंपनसेट करने के लिए मेरीन फिशेस ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो कंटिन्यूसली बाहर निकलता रहता है डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी से, ठीक है ना। तो वाटर को वाटर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा साल्ट भी होती है, ठीक है ना, इस वाटर के अंदर। तो इस साल्ट को भी एक्सक्रीट करने के लिए 2 ऑर्गन्स यूज़ करती हैं, दे यूज़ 2 ऑर्गन्स टू एक्सक्रीट देयर वाटर, ठीक है। 2 ऑर्गन का ये यूज़ करते हैं, एक है इनकी किडनी और दूसरे हैं इनकी गिल्स, ठीक है, दोनों का ये यूज़ करते हैं। बेसिकली किडनी की अगर हम बात करें ना, तो किडनी को यूज़ किया जाता है कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन किडनी इज़ यूज्ड, ठीक है। इसके पास ऐसा यूरिन होगा जिसके पास लो क्वांटिटी होगी वाटर की, कम पानी होता है ऐसे यूरिन में, और साल्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एक जो है वो अगर एक तो ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करके जो है वो अपने वेस्ट मटीरियल को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ये अपनी गिल्स का यूज़ करते हैं ताकि बॉडी के ज़रिए एक्स्ट्रा साल्ट को बाहर निकाला जा सके थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्लियर। तो इनके पास उसके अलावा क्या है कि इनके पास ना एक शॉर्ट ग्लोमेरुलस पोर्शन होता है किडनी का और लार्ज लोप ऑफ
हेनले था। आपने पीछे देखा था फ्रेश वाटर में, उनमें लार्ज ग्लोमेरुलस पोर्शन था और शॉर्ट लोब ऑफ हेनले था। तो इसके अंदर क्या होता है, इनकी किडनी के अंदर शॉर्ट ग्लोमेरुलस पोर्शन होगा और लार्ज होगा लोब ऑफ हैंडले पोर्शन, ठीक है, ताकि ब्लड जो है वो ज़्यादा एरिया को एक्सपोज किया करे, ताकि ये अब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे साल्ट और आयंस को अब्जॉर्ब करके बाहर एक्सक्रीट करवा दिया जाए। ठीक है, क्लियर। तो ऑस्मो रेगुलेशन मरीन फिशेस की बात होगी। हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एलास्मोब्रैंकस यानी कि शार्क्स की। तो अगर हम बात करें ना शार्क्स की, तो शार्क्स के पास बहुत एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ठीक है ना। इनके पास यूनिक ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। ये क्या करते हैं, ये अपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कन्वर्ट करवाते हैं किसके अंदर, यूरिया के अंदर, ठीक है ना। ये अमोनिया के अंदर नहीं ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है ना, दूसरी फिशेस की तरह, ठीक है ना। तो दूसरी फिशेस की तरह ये यूरिया जो है अमोनिया नहीं जो है वो एक्सक्रीट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ये यूरिया के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कन्वर्ट करवाते हैं। यूरिया फार्मेशन कहाँ पे होती है, शार्क के लिवर में होती है, ठीक है। यूरिया बनता है लिवर के अंदर, लिवर में से इसको ट्रांसफ़र, इस यूरिया को टिश्यूज़ के अंदर भेज देता है। टिश्यूज़ के अंदर मैक्सिमम जब अब्सॉर्प्शन होती है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे आइसोऑस्मोटिक्स। इसका मतलब क्या है कि टिश्यू के अंदर मौजूद आयंस और साल्ट की कंसनट्रेशन एग्जैक्टली जो है वो सेम हो गई है सी वाटर के अंदर मौजूद आयन साल्ट की कंसनट्रेशन के, ठीक है। तो ये दोनों कंसनट्रेशन, अगर इसके अंदर 50% जो है वो साल्ट है, इसके अंदर भी 50% साल्ट है, तो एग्जैक्टली ये सेम हो रहती है, ठीक है ना। तो आयन वाटर बैलेंस जो होता है ना फिश का, ये होमोजेनाइज हो रहता है टू दी आयन वाटर बैलेंस ऑफ दी सी, ठीक है ना, क्लियर। सो दे डू नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर, तो इसकी वजह से ये ना तो पानी पीती हैं ना ही एक्स्ट्रा साल्ट को एक्सक्रीट कराती हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या है कि हमें पता है कि यूरिया क्यों ये करवाती हैं शार्क प्रोड्यूस, क्योंकि इन्होंने अपने वेस्ट मटीरियल को टिश्यूज़ के अंदर अब्जॉर्ब करवाना होता है। यूरिया लेक्स टॉक्सिक है, अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है ना। तो शार्क जो होती है ना, ये जो फ्लैश खाती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है प्रोटीन, ठीक है। हमें पता है शार्क जो है वो फ्लैश ईटर है, तो इस फ्लैश के अंदर होती है प्रोटीन। जब इस प्रोटीन को मज़ीद इसकी डी इमाइनेशन की जाती है, इसको मज़ीद तोड़ा जाता है, तो क्या होता है कि प्रोटीन में से अमोनिया निकलता है, ठीक है। अमोनिया एक टॉक्सिक फॉर्म है, ठीक है। डीमाइनेशन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस अमोनिया, अमोनिया इज टॉक्सिक फॉर्म, सो अमोनिया को कन्वर्ट करवाया जाता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर, ठीक है। लिवर में होता है ये यूरिया को अपने ब्लड के अंदर ही रखते हैं एक सल्यूट के तौर पर, और अपनी बॉडी टिश्यूज़ में या फिर रखते हैं सल्यूट के तौर पर, ठीक है। तो जब इनकी बॉडी की कंसनट्रेटेड हो जाती है तो क्या करेंगे, ये मज़ीद साल्ट को नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं, इस साल्ट को यूज़ में लाते हुए अपने गिल्स के ज़रिए क्या करवाएंगे, वाटर को अब्जॉर्ब करवाएंगे, क्लियर। क्या बात की गिल्स के ज़रिए वाटर को अब्जॉर्ब करवाते हैं, इसका मतलब क्या है कि शार्क जो होती है मोस्टली अपनी एनर्जी को कंजर्व कर लेती है, एनर्जी कंजर्वर। क्यों, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा जो है वो पानी नहीं पीना पड़ता, एक्स्ट्रा साल्ट्स नहीं लेना पड़ता बाहर से, एक्सक्रीट नहीं करवाना पड़ता एक्स्ट्रा साल्ट को, बस होमोजेनाइज रख दिया बस टिश्यू के साल्ट और वाटर कंसनट्रेशन को सी लेवल के मुताबिक, ठीक है। और इनको किसी भी किस्म का एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस करके एक्स्ट्रा साल्ट को बॉडी में नहीं लाना पड़ता, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं करना पड़ता, वाटर को नहीं बॉडी में लाना पड़ता, वाटर को नहीं बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना पड़ता। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, अपनी इस रिमेनिंग एनर्जी को, जो एनर्जी कंजर्व करती हैं शार्क्स, इसको वो अदर पर्पसेस में यूज़ करती हैं। अदर पर्पसेस कौन से हैं, एक जो वो कंटिन्यूस स्विमिंग करते हैं यानी कि रैम वेंटिलेशन में इसको यूज़ करती हैं, इसको ये रेस्पिरेशन में यूज़ करती हैं एनर्जी को, कंटिन्यूस स्विमिंग में इस एनर्जी को ये यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये किसी भी प्रीडेटर को कैप्चर करने में, यानी कि सीवरल प्रीडेटरी
स्ट्रेटजीज में इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है, कुछ अडॉप्शन होती हैं शार्क्स के अंदर, सीवरल काइंड्स ऑफ अडॉप्शन सीन इन शार्क्स। तो वो कौन सी होती हैं, तो शार्क्स जो होती हैं ये अडाप्टेड होती हैं कि वो हाई लेवल का यूरिया को बियर कर सके। दीज आर अडाप्टेड टू बियर हाई लेवल ऑफ यूरिया, ठीक है। क्योंकि ये दूसरे सिस्टम के अंदर ना लॉन्ग टर्म यूरिया की एकुमुलेशन जो होती है वो टिश्यूज़ के अंदर, वो टिश्यूज़ के अंदर मौजूद इंजाइम्स को डी नेचर कर देती है और मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये हाई लेवल ऑफ यूरिया को बियर करते हैं। दूसरे क्या होते हैं, वो इस यूरिया की वजह से उनके अंदर टिश्यूज़, ये शार्क्स के अंदर नहीं टिश्यू डी नेचर होते, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर इस क्वांटिटी में हाई लेवल का यूरिया टिश्यूज़ के अंदर करवाया जाए स्टोर, तो जिस तरह के ह्यूमन हैं तो वो टिश्यूज़ उनके डी नेचर हो जाएंगे और उसके अलावा क्या होंगे, इंजाइम्स उनके डी नेचर हो जाएंगे और उनका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। शार्क्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, एंजाइम भी वैसे ही वर्क कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म भी वैसे ही वर्क कर रहा है। अच्छा, हम बात करते हैं इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड की। बेसिकली शार्क्स के पास कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड होते हैं जिसको रेक्टल ग्लैंड का नाम दिया जाता है। इसने क्या करना होता है, इसने एक्स्ट्रा जो सोडियम क्लोराइड है ना उसको सेपरेट करना होता है ब्लड से, ठीक है ना। इट सेपरेट एक्स्ट्रा सोडियम क्लोराइड फ्रॉम ब्लड, ठीक है। और इसको, इस सोडियम क्लोराइड को क्लोका के ज़रिए बाहर एक्सक्रीट करवा देना होता है। क्लोका एक कॉमन ओपनिंग होती है शार्क्स के अंदर जिसके ज़रिए एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन डायड्रोमस फिशेस। तो डायड्रोमस फिशेस कौन सी होती हैं, ऐसी फिशेस जो माइग्रेट करती हैं बिटवीन फ्रेश एंड मैरीन वाटर, ठीक है। फ्रेश से मैरीन और मेरीन से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती रहती हैं ये, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि इनमें आते हैं साल्मन डायड्रोमस फिशेस में, ठीक है। साल्मन्स और लैम्प्रेस दोनों ही बड़े वाकफ चीज़ें हैं, ठीक है ना, वाकफ फिशेस हैं। तो बेसिकली है क्या, जो फ्रेश वाटर ईल होती है ना, जो एक डायड्रोमस फिश है, फ्रेश वाटर ईल, ठीक है, जिसको नाम दिया जाता है एनदर एंगुइला। इसने क्या करना होता है, इसने फ्रेश वाटर से मरीन इन्वायरमेंट में जाना होता है स्पॉनिंग के लिए। मरीन, ठीक है। फ्रेश वाटर में इनके लार्वा रहते होंगे और मरीन में जाके ये इन्होंने क्या करना, मरीन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरीन वाटर में इनके लार्वा रहते होंगे, फ्रेश वाटर में जाते हैं, अडल्ट फॉर्म वहाँ पे रहती है, खाती पीती है, ठीक है। और जब इन्होंने स्पॉनिंग करनी होती है, रिप्रोडक्शन करनी होती है, तो वापस ये मेरीन इन्वायरमेंट में आके यहाँ पे स्पॉन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो साल्मन और लैम्प्रीज है ये क्या करते हैं, ये सारी ज़िंदगी मेरीन इन्वायरमेंट में गुजार देते हैं। लेकिन जब इन्होंने प्रोडक्शन करनी होती है, रिप्रोडक्शन करनी होती है, तो ये क्या करते हैं, ये फ्रेश वाटर की तरफ भागते हैं। मतलब इनके लार्वा हमेशा फ्रेश वाटर होंगे, लेकिन ये खुद अडल्ट जो होंगे वो मेरीन होंगे। तो बेसिकली इस प्रोसेस के लिए, ठीक है, इनके अंदर गिल्स की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ गिल्स, ठीक है, इनमें गिल्स रिक्वायर होती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि इस माइग्रेशन के लिए गिल्स होनी चाहिए, ऐसी गिल्स जो कैपेबल होती हैं जो है आयन सिक्रिएट करने में और आयन अपटेक करने में अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। दीज साल्मन एंड लैम्प्रेज रिक्वायर गिल्स, ऐसी गिल्स जो इसके कैपेबल होंगी कि वो सिक्रीट करवा सकें या फिर
जो है वो अपटेक कर सके आइंस की, ठीक है, इन्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि इन्होंने सख्त मरीन इन्वायरमेंट में रहना होता है इनके अडल्ट्स ने। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यंग जो होते हैं, लार्वल फार्म होती है सालमन की और लैम्प्रेस की, वो फ्रेश वाटर में भी ही रहती, क्योंकि इसमें क्या होंगी, इस फ्रेश वाटर में होती है रिप्रोडक्शन, ठीक है, और जो है वो इसके रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में लार्वा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और लार्वा इसीलिए फ्रेश वाटर में रहने वाला होता है। जब तक लार्वा होगा ना तब तक इनके अंदर गिल्स नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने फ्रेश वाटर में रहना है, इनको इस आयन की सिक्रिएशन या फिर अपटेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और जैसे ही इनमें जो है लार्वा में गिल्स डेवलप हो गए, मतलब कि ये अब अडल्ट हो गया है और ये इस काबिल हो गया है कि ये मरीन इन्वायरमेंट में रह सके, ठीक है। तो फिर ये मरीन इन्वायरमेंट में फ्रेश वाटर से चले जाता है, ताकि गिल्स की मदद से वहाँ पे ओस्मो रेगुलेशन करके ज़िंदा रह सके, ठीक है ना। तो तब तक जो है वो यंग सालमन जो होते हैं और लैम्प्रेज, ये तब तक जो है वो सी में यानी कि मरीन इन्वायरमेंट में इंटर नहीं हो सकेंगे, तब तक इनके जो गिल्स के ऊपर सेल्स वगैरह डेवलप ना हो जाएं, जो कि जो है वो आइंस सिक्रिएट करते हैं। क्लियर लगी समझ? तो आई होप तो कि आपको ऑस्मो रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म में कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।